Hello, it's a very lovely good evening from here in Delhi, and hope as always that each one of you are absolutely fine. So, in this particular session, we have decided to actually start accounting standard AS24. Of course, it deals with discontinued operation, and it's a pretty strong standard, very important from the examination point of view. Correct? तो बेटे AS24 की शुरुआत करते हैं। AS24 सभी को मालूम है कि ये बेसिकली डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से डील करता है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का टेक्निकली पहले मतलब क्या है? सपोज एक एंटिटी है, उसके 3-4 ऑपरेशन हैं। 3-4 ऑपरेशन का मतलब उसके 3-4 बिज़नेसेस हैं या उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। जैसे एक एंटिटी है, मान लो वो पेपर भी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो पेपर बनाना ये एक कंपोनेंट है या एक सेगमेंट है या एक ऑपरेशन है। इसी तरह ये फार्मास्यूटिकल्स भी बना रही है, तो ये दूसरा कंपोनेंट है, ये सेगमेंट है या ऑपरेशन है, या ये कॉस्मेटिक्स बना रही है, तो ये इसका तीसरा सेगमेंट है। तो मान लेते हैं कोई एंटिटी है, उसके 2 सेगमेंट हैं, एक सेगमेंट ए है, एक सेगमेंट बी है, और अगर एंटिटी ये डिसाइड करती है कि हमने सेगमेंट बी को बेचना है, एंटिटी इसको बेचने की प्लानिंग कर रही है, तो उस केस में इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन माना जाएगा। और स्टैंडर्ड कहता है कि इस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मतलब उस कंपोनेंट के बारे में, उस बिजनेस के बारे में या उस ऑपरेशन के बारे में जिसको आप बेच रहे हो, तो उसके रेवेन्यू को, उसके प्रॉफिट्स को और उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को आप सेपरेटली डिस्क्लोज करें। तो कुछ लम्हा पहले मैंने कहा कि ये जो स्टैंडर्ड है ना, बेसिकली डिस्क्लोजर से डील करता है, डिस्क्लोजर एस्पेक्ट से डील करता है। तो पहले तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि AS24 जो है उसका ताल्लुक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से है, नंबर 1। और नंबर 2, जहां तक स्टैंडर्ड का सवाल है, स्टैंडर्ड हमें कुछ गाइडलाइंस देता है, कुछ हमें गाइडलाइंस के अलावा मैंने कहा कुछ गाइडेंस हमें प्रोवाइड करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। यानी कि अगर कोई ऑपरेशन डिसकंटिन्यूड हो जाए तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रदर्शित करा जाएगा, इसके बारे में ये स्टैंडर्ड हमें कुछ गाइडेंस देता है। फिर पॉइंट नंबर 3 में मैंने लिखा है कि स्टैंडर्ड अप्लाइज टू ऑल द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। DO का मतलब है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ एन एंटिटी। सपोज किसी एंटिटी के 4 ऑपरेशन है, 4 कंपोनेंट है, 4 सेगमेंट है, और एंटिटी ने डिसाइड कर लिया कि हम 2 ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करेंगे, तो उन दोनों डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की रिपोर्टिंग के लिए उनको इस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पॉइंट ये है। इस शीट में मैंने इतना ही लिखा था। शीट नंबर 2 में मैंने क्या लिखा है कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बेसिकली क्या है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के बारे में मैंने शीट नंबर 2 में लिखा है। आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको समझा रहा हूं। पहले मैं ये शीट धीरे धीरे आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, इस शीट में मैंने इतना लिखा हुआ है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, मैं इसका मतलब बताने की कोशिश करता हूँ। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का बेसिकली मतलब क्या है? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया? सपोज कोई एंटिटी है, करेक्ट, कोई एंटिटी है। उस एंटिटी के 3 मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है, मेजर लाइन ऑफ बिजनेस यानी कि वो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। जैसे कि मैंने कहा कोई एंटिटी है, वो पेपर मैन्युफैक्चर कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, लेट अस से वो बुक्स के प्रोडक्शन में भी है। और नंबर 3, मान लेते हैं कि वो स्टेशनरी की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। तो इस एंटिटी के ये 3 ऑपरेशन है, 3 मेजर लाइन ऑफ बिजनेस हैं। करेक्ट, ये 3 जो हैं इसको हम ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, सेगमेंट भी बोल सकते हैं। तो इस एंटिटी के ये 3 मेजर लाइन ऑफ बिजनेस हैं। क्या है? मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है। अगर एंटिटी ने डिसाइड कर लिया कि मैं या हम इस ऑपरेशन को क्लोज करना चाहते हैं, नंबर 1, यानी कि जिस ऑपरेशन को हम क्लोज कर रहे हैं वो मेजर लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए, या तो वो मेजर लाइन ऑफ बिजनेस हो, नंबर 1। नंबर 2, या फिर वो एक ऐसा ऑपरेशन हो जो ज्योग्राफिकली सेपरेट करा जा सके। फॉर एग्जांपल, एक एंटिटी है और उस ये एंटिटी जो है इंडिया में भी ऑपरेट करती है और यूरोप में भी ऑपरेट करती है। तो यहां पर हम कहेंगे कि इस एंटिटी के 2 ज्योग्राफिकल डिवीजन्स हैं। करेक्ट, एक इंडिया का, एक यूरोप का। सपोज एंटिटी ने डिसाइड कर लिया कि हम इस ऑपरेशन को क्लोज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन या डिसकंटिन्यूड सेगमेंट या डिसकंटिन्यूड कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया कि ये जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, कंपोनेंट है या सेगमेंट है, या तो ये मेजर लाइन ऑफ बिजनेस हो या ये एक सेपरेट ज्योग्राफिकल ऑपरेशन हो, सेपरेट ज्योग्राफिकल ऑपरेशन हो, नंबर 1। नंबर 2, इस ऑपरेशन को, चाहे वो मेजर लाइन ऑफ बिजनेस हो, चाहे वो सेपरेट ज्योग्राफिकल ऑपरेशन हो, ये जो ऑपरेशन है इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए?
ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, इसकी ऑपरेशनल रिपोर्टिंग के लिए और इसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए अगर हम इसको सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ये इस ऑपरेशन को हम अगर क्लोज करना चाहते हैं तो तब ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन माना जाएगा। यानी कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के लिए पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है, नंबर वन, या तो वो मेजर लाइन ऑफ बिजनेस हो या फिर वो सेपरेटली ज्योग्राफिकल ऑपरेशन हो, और ये जो ऑपरेशन है चाहे वो मेजर लाइन ऑफ बिजनेस हो चाहे वो सेपरेट ज्योग्राफिकल ऑपरेशन हो, उसकी ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अलग से करी जा सकती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है कि उसका रेवेन्यू कितना है, उसके एक्सपेंस कितने हैं, उसके एसेट्स और लायबिलिटी कितने हैं, इसको हम अलग से रिपोर्ट कर सकते हैं। तभी हम इस ऑपरेशन को डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बोलेंगे। और तीसरा ये है, एंटिटी ने डिसाइड कर लिया है कि इस ऑपरेशन को हम अब बेच रहे हैं, इसकी प्लानिंग करी जा रही है। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मतलब क्या है? इट इज अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और इट इज a separate geographical operation, and it can be distinguished for financial or operational reporting purpose. An entity has decided to sell this particular operation, तो तब वो discontinued operation माना जाता है। Is it clear to you? तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है कि discontinued operation is a component, segment or part of an entity which represents a major or separate line of business or which is a separate geographical area of operation, correct, and can be segregated or distinguished for operational or financial reporting purpose, correct, ये मैंने वही जो समझाया लिखा है, and which entity has decided to sell, बेसिकली शीट में जो मैंने लिखा है वो ये लिखा है। तो पहले तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मतलब समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन कई लोग डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को एबेंडनमेंट ऑफ ऑपरेशन से कंफ्यूज करते हैं। एक वर्ड होता है एबेंडनमेंट। एबेंडनमेंट का मतलब है कि मैंने छोड़ दिया, जैसे पेन मेरे हाथ में, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो मैं कहूंगा मैंने इसको एबेंडन कर दिया, करेक्ट। एबेंडनमेंट ऑफ ऑपरेशन का क्या मतलब है कि इन दिस केस एंटिटी डज नॉट सेल इट्स कंपोनेंट। यहाँ एंटिटी अपने कंपोनेंट को, ऑपरेशन को या सेगमेंट को नहीं बेच रही है, जस्ट स्टॉप्स द ऑपरेशन। अभी हमने कुछ लम्हों के लिए या कुछ टाइम पीरियड के लिए उस ऑपरेशन को रोक दिया है, एबेंडन कर दिया है। जनरली एंटिटीज एबेंडन प्रोडक्ट लाइन और चेंजेस द साइज ऑफ वर्कफोर्स। कभी कभी क्या होता है कि एंटिटी कुछ टाइम के लिए किसी प्रोडक्शन लाइन को एबेंडन कर देती है, छोड़ देती है। मान लेते हैं एक एंटिटी है, वो 4 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है और एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट में उसको उसकी उतनी इनकम नहीं हो रही। तो एंटिटी ने क्या सोचा कि ये जो प्रोडक्ट लाइन में वर्क फोर्स है, बेटर का इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम अभी मैन्युफैक्चर ना करें और इसके अंदर जो वर्क फोर्स लगी है उसको हम दूसरी लाइन में शिफ्ट कर दें। तो ये क्या है? अभी एबेंडनमेंट है, हमने उस लाइन को छोड़ दिया, अभी हमने उसको बेचा नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? ना ही हमने उसको क्लोज कर लिया है, हमने सिर्फ ये क्या करा, वहां से अपनी वर्क फोर्स हटा करके दूसरी लाइन में लगा दी। तो इसको हम बोलते हैं एबेंडनमेंट, और एबेंडनमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं माना जाता। इज इट क्लियर टू यू? किसी लाइन ऑफ बिजनेस को एबेंडन करना, छोड़ना, वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में नहीं आएगा। तो वही मतलब निकला कि 10 as per AS24 discontinued operation is a component representing a major line of business or geographical area of operation, and that is distinguishable for operational or for financial reporting, FR, financial reporting purpose, and which is ready for disposal. तो ये discontinued operation है। अब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मालूम होने चाहिए? जैसे कि इफ एन एंटिटी ग्रेजुअली फेजेस आउट ए प्रोडक्ट लाइन देन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अभी कुछ लम्हा पहले मैंने कहा भी था आपसे, जैसे कि एक एंटिटी है ए और बी। मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में इस एंटिटी इसकी 10 लाख यूनिट्स बना रही है, इस प्रोडक्ट की भी एंटिटी 5 लाख यूनिट्स बना रही है, करेक्ट। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ, एंटिटी ने 11 लाख यूनिट्स इसकी प्रोड्यूस करी लेकिन इसकी 4 लैक्स करी। थर्ड ईयर में क्या हुआ, एंटिटी ने इसकी 13 लैक्स यूनिट प्रोड्यूस करी और इसकी 2 लैक्स यूनिट्स प्रोड्यूस करी। तो आपने यहां पर क्या नोट करा? आपने नोट ये करा कि इसका प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर में 1 लाख से बढ़ गया लेकिन इसका प्रोडक्शन 1 लाख से घट गया, इसका प्रोडक्शन 1 लाख से घट गया, इसका प्रोडक्शन 2 लाख से बढ़ गया, इसका प्रोडक्शन 2 लाख से कम हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एंटिटी यहां से धीरे धीरे फेजेस में, धीरे धीरे
कुछ वर्कफोर्स निकाल करके इसमें लगा रही है और इसके प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर कोई एंटिटी है ग्रेजुअली फेजेस आउट, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वो किसी प्रोडक्ट को कम करना शुरू करती है या आउट करना शुरू करती है, तो उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह से इफ एन एंटिटी shifts some production or marketing activities from one line of product to another line of product or from one location to other, then also it is not considered as a discontinued operation. वही चीज जो मैं अभी बता रहा था, सपोज एक एंटिटी है वो स्पोर्ट्स कार्स भी बनाती है, एक एंटिटी स्पोर्ट्स कार बना रही है और पैसेंजर कार बना रही है, दो इसके ऑपरेशन हैं। सडनली इस एंटिटी को लग रहा है भी स्पोर्ट्स कार की डिमांड ज्यादा है, पैसेंजर कार की डिमांड कम है, तो एंटिटी ने क्या करा, धीरे धीरे अपनी प्रोडक्शन जो रिसोर्सेज थे वो इसमें चैनलाइज करने शुरू कर दिए, जो जाहिर है कि इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और इसका प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो करेक्ट, यानी कि हम रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में जिसकी की डिमांड ज्यादा है, तो टेक्निकली इसको भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं माना जाता है। फिर मेरे पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि व्हेन एन एंटिटी chooses a particular facility to achieve productivity improvements or other cost saving plans, then also it is not a case of discontinued operation. इस पॉइंट को समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है, तो ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज आपने कॉस्ट में प्रोसेस कॉस्टिंग करी है ना, सपोज एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस 1 है, एक प्रोसेस 2 है, एक प्रोसेस 3 है, करेक्ट। सबको मालूम है कि इस प्रोसेस में हमने कुछ इनपुट डाले, तो इस प्रोसेस का जो आउटपुट होगा इट विल बिकम इनपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। सभी को मालूम है ये इसका इनपुट हो गया, फिर इसका आउटपुट होगा, इसका आउटपुट इसका इनपुट बन जाएगा, और फाइनली फिर जो आउटपुट होगा उसको तुम फाइनल प्रोडक्ट कहते हो। यही प्रोसेस कॉस्टिंग है कि नहीं है? बिल्कुल है, इजंट इट और नॉट? अब क्या हुआ, मान लेते हैं कि एक एंटिटी है, उसके 3 प्रोसेसेस हैं, करेक्ट, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। प्रोसेस 1 से जो आउटपुट निकला वो इसका इनपुट बनता है, फिर इसका जो आउटपुट है वो इसका इनपुट बनता है, और फाइनली फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अब एंटिटी को क्या लग रहा है कि प्रोसेस 2 का जो आउटपुट है, प्रोसेस 2 से जो आउटपुट निकलता है वो, और जो कि इसका इनपुट बनता है, ये आउटपुट बजाय प्रोड्यूस करने के हम मार्केट से खरीद लें। अगर हम इसी आउटपुट को मार्केट से खरीद लें तो हमें ये खर्चे नहीं करने पड़ेंगे, इस प्रोसेस के और इस प्रोसेस के। और एंटिटी को ये लगता है कि यही आउटपुट जिसकी कॉस्ट मान लेते हैं 1 लाख रुपए आ रही है, इसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए आ रही है, एंटिटी को लगता है कि मार्केट में ये 90,000 पर अवेलेबल है, तो फिर बजाय उसको मैन्युफैक्चर करने के अच्छा है कि हम इसी चीज को, क्योंकि इस चीज को हम रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ यूज कर रहे हैं, तो फिर हम इसको क्यों प्रोड्यूस करें, तो हम मार्केट से इसको ले लेते हैं। जब एंटिटी ऐसा करेगी तो हम बोलेंगे कि एंटिटी ने अपनी फैसिलिटी चेंज कर दी। इसको हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, एंटिटी ने अपनी फैसिलिटी चेंज कर दी। ये जो फैसिलिटी थी इसको अब चेंज कर दिया, क्योंकि हम मार्केट से अब ये प्रोडक्ट ले लेंगे और वो भी कम प्राइस पर ले लेंगे। तो अब ऐसा करने से क्या होगा, ये दोनों प्रोसेस की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, एक तरीके से ये खत्म ही हो गए। लेकिन मैंने कहा इसको एक फैसिलिटी को चेंज करना बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए या इंप्रूवमेंट के लिए, उसको भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं माना जाता है। तो व्हेन एन एंटिटी chooses a particular facility to achieve productive improvements or other cost saving plans, then also it is not a case of discontinued operation। इसको हम discontinued operation नहीं मानते हैं। फिर कह रहे हैं when a holding company sells its subsidiary whose activities are similar to the holding company, then also it is not a discontinued operation। कोई पेरेंट है, होल्डिंग कंपनी है, उसने अपनी सब्सिडियरी बेची, तो टेक्निकली बेच दी तो लॉजिकली डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन अगर वो सब्सिडियरी की एक्टिविटी होल्डिंग कंपनी की तरह ही है और ऐसे में जब हम बेचते हैं तो इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। ये शीट नंबर 3 में मैंने लिखा है। अब इस कुछ केस स्टडी हम करते हैं। बेसिकली स्टैंडर्ड में जो बातें थी वो तो मैंने आपको बताई दी। अब आपके लिए इन केस स्टडीज को करना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। कहता है एक कॉस्मेटिक कंपनी है, प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ध्यान से देखो इंफॉर्मेशन क्या दी है। जनवरी 2016 से सितंबर 2016 के बीच में ये बताया गया है कि कोल्ड क्रीम का प्रोडक्शन इन यूनिट्स 2 लाख यूनिट्स का है और सॉफ्ट क्रीम का प्रोडक्शन 2 लाख है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्शन
इस पर्टिकुलर पीरियड में तकरीबन तकरीबन बराबर है। लेकिन अगले फेज में जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और दिसंबर 2016 तक जा रहा है, इस फेज में क्या हुआ, तुम देख रहे हो इसका प्रोडक्शन 1 लाख 2 लाख से घट के 1 लाख रह गया, लेकिन इसका प्रोडक्शन 2 लाख से घट के 3 लाख रह गया। Company has enforced a gradual change in production line on the basis of a over plan. यानी कि किसी लॉन्ग टर्म प्लान के तहत हो सकता है कंपनी का लॉन्ग टर्म में ये इरादा हो कि हम इस प्रोडक्शन लाइन को खत्म ही कर दें, तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत कंपनी ने डिसाइड करा कि धीरे धीरे, ग्रेजुअल का मतलब है धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता, शने शने, करेक्ट, हम इसका प्रोडक्शन चैनल कम करें और इसका बढ़ा दें। लेकिन कुछ लम्हा पहले मैंने आपको बताया था, जब हम धीरे धीरे ग्रेजुअली करेक्ट फेजेस में प्रोडक्शन कम करेंगे और दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो इसको जो है हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं मानते हैं। इन द प्रेजेंट केस द कंपनी हैज ग्रेजुअली रिड्यूस द प्रोडक्ट लाइन ऑफ कोल्ड क्रीम, इन अ प्रोडक्ट लाइन जो है कोल्ड क्रीम, उसका प्रोडक्शन कम कर दिया, एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीजिंग द ऑपरेशन इन द प्रोडक्ट लाइन ऑफ सॉफ्ट क्रीम, और हमने सॉफ्ट क्रीम का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। सो कंपनी इज नॉट डिस्पोजिंग ऑफ एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट, कंपनी अपने किसी भी कंपोनेंट को बेच नहीं रही है, एंड सच इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ केस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, करेक्ट। इसी तरह केस स्टडी 2 को ध्यान से देखो। ए कंपनी बिलोंगिंग टू द प्रोसेस इंडस्ट्री कैरीज आउट 3 कंसेक्यूटिव प्रोसेसेस। ये वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता भी रहा था कि एक कंपनी है, उसके 3 प्रोसेस हैं, पी, और वही बिल्कुल क्वेश्चन यहां पर आ गया। द आउटपुट ऑफ P1 इज टेकन एज इनपुट ऑफ P2। प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है, करेक्ट, वो P2 का इनपुट है, एंड आउटपुट ऑफ P2, प्रोसेस 2 का जो आउटपुट है, इज टेकन एज इनपुट ऑफ P3, एंड आउटपुट ऑफ P3 इज कंसीडर्ड एज फाइनल प्रोडक्ट, जो अभी कुछ लम्हा पहले मैंने बताया। अब उसमें वही चीज है जो मैं तुम्हें बता रहा था। इट इज पॉसिबल टू बाय इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दैट इज आउटपुट ऑफ P2। 3 प्रोसेस हैं, P1 P2 P3, तो जो बीच का प्रोसेस है वो इंटरमीडिएट हो गया। तो वही चीज है कि जो प्रोसेस 2 से आउटपुट निकल रहा था जो कि P3 का इनपुट होगा, तो एंटिटी ने डिसाइड करा कि उसको हम मार्केट से ले सकते हैं 10% लोअर कॉस्ट पर। कंपनी डिसाइडेड टू क्लोज डाउन P2, तो कंपनी ने प्रोसेस P2 को क्लोज कर दिया एज ए मेजर ऑफ कॉस्ट सेविंग प्लान। तो जब हम कॉस्ट सेविंग पर्पस के लिए या इंप्रूवमेंट के लिए या बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए कोई प्रोसेस को या कोई फैसिलिटी को चेंज करेंगे, तो उसको मैं आपको बता ही चुका हूं, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। इन द प्रेजेंट केस एंटिटी इज नॉट शीट नंबर 4 नॉट सेलिंग मेजर लाइन, मैंने सेलिंग नहीं लिखा, एंटिटी इज नॉट सेलिंग, करेक्ट, एंटिटी इज नॉट सेलिंग, और शीट नंबर 5 आ गया है मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। तो यहां हम कोई मेजर लाइन ऑफ बिजनेस नहीं बेच रहे, ये सिर्फ अपना एक प्रोसेस खत्म कर रहे हैं। इट इज ए मेयर कॉस्ट सेविंग मेजर, और ये एक केवल कॉस्ट सेविंग का जरिया है, एंड देयरफॉर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए केस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। फिर अगली केस स्टडी में मैंने लिखा है कि FXQ लिमिटेड नाम की कोई एंटिटी है, एंड इट इज एंगेज्ड इन द व्हाट वी कॉल बिजनेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ शूज फॉर ए रिनाउंड शू फुटवेयर कंपनी, करेक्ट। तो हम शूज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और एक जानी मानी कंपनी के लिए। कंपनी FXQ लिमिटेड हैज 4 डिवीजन, और जो कंपनी FXQ लिमिटेड है वो क्या करती है, उसके चार चार ऑपरेशन है जो कि ज्योग्राफिकली अलग अलग माने जा सकते हैं। एक नॉर्दर्न है, एक सदर्न है, एक वेस्टर्न है, एक ईस्टर्न रीजन है। ईच डिवीजन फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, प्रत्येक डिवीजन इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है। रेवेन्यू फ्रॉम ईच डिवीजन लाइज इन बिटवीन 15 to 35% ऑफ द टोटल बिजनेस। तो हम कह सकते हैं कि ये ज्योग्राफिकली सेपरेट बिजनेसेस भी हैं, और देखा जाए प्रत्येक बिजनेस का रेवेन्यू 15 से 35% है, तो ये भी कहा जा सकता है कि ये चारों डिवीजन मेजर लाइन ऑफ बिजनेस हैं। FX लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ इट्स ईस्टर्न डिवीजन, और अब की बार हमने डिसाइड करा कि हम ईस्टर्न डिवीजन को सिंगल प्लान के तहत बेच दें। सिंगल प्लान का मतलब है हमारी कस्टमर से बातचीत हुई, एक डेट तय हुई, और उस दिन हमने इसके सारे एसेट्स लायबिलिटी कस्टमर को दे दिए। 2 तरीके से बेचा जा सकता है, एक तो इकट्ठे सारा साजो सामान बेच दिया, या हम धीरे धीरे कर करके भी आज ये एसेट ले लो, कल ये एसेट ले लो, इस तरह भी बेचा जा सकता है। तो सिंगल प्लान का मतलब है कि हमने एक ही साथ एक ही झटके में ईस्टर्न डिवीजन को बेच दिया। However, the assets will be sold in a piecemeal manner and liabilities will be settled individually. लेकिन अब बाद में ये भी लिखा है कि बिजनेस तो एक ही झटके में बेच दिया, लेकिन हमने ये भी बताया कि जो लायबिलिटी, जो एसेट्स विल बी सोल्ड
पीसमेल मैनर एंड लायबिलिटी शेल बी सेटल्ड इंडिविजुअली। लायबिलिटी हम अलग अलग सेटल करेंगे और एसेट हम धीरे धीरे बेचेंगे। एंटायर प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड विद इन 2 years। कैन द क्लोजर ऑफ ईस्टर्न डिवीजन विल बी ट्रीटेड एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन? यस इट इज। इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि वो एक ऐसा बिजनेस बेच रही है जो कि एक सेपरेट ज्योग्राफिकल ऑपरेशन है, नंबर वन। और इसको हम एक सिंगल प्लान के तहत बेच रहे हैं। सिंगल प्लान के तहत बेच रहे हैं यानी कि एक ही कस्टमर से हमारी बातचीत हुई, एक डेट तय हो गई और हमने कस्टमर को कहा कि भाई हम ये बिजनेस अब तुम्हें बेच रहे हैं। अब कस्टमर उसी दिन हमसे सारे एसेट्स ले सकता था, लायबिलिटी ले सकता था, लेकिन तय हुआ कि हम धीरे-धीरे उसको कुछ एसेट देंगे और लायबिलिटी को इंडिविजुअली सेटल करेंगे। कोई चिंता की बात नहीं है। तो पॉइंट ये है कि इट विल बी स्टिल बी क्लासिफाइड एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। In the given case, entity is disposing of its geographical operation Eastern Division in pursuant to a single plan, and as such, it will be categorized as discontinued operation, even though assets will be disposed of in a peaceful manner and liabilities shall be settled individually, yet it satisfies the criteria to be satisfied as discontinued operation. केस स्टडी 4 में मैंने बताया कि QSM इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल। तो ये तो तुम खुद ही कर सकते हो। एंड कंपनी इज वर्किंग ऑन ए स्ट्रेटेजिक प्लान टू शिफ्ट फ्रॉम पैसेंजर कार सेगमेंट टू कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ओनली इन नेक्स्ट 5 year। कंपनी दो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। एक तो कंपनी जो है पैसेंजर कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कमर्शियल व्हीकल की भी कर रही है। अब कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जिसके तहत एंटिटी ने ये डिसाइड करा कि हम पैसेंजर सेगमेंट जो है, करेक्ट, फ्रॉम पैसेंजर सेगमेंट से हम अब धीरे धीरे कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट की तरफ ज्यादा आएंगे नेक्स्ट 5 year में। यानी कि एक लंबी प्लानिंग के तहत हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम पैसेंजर कार सेगमेंट से कमर्शियल व्हीकल की तरफ आएंगे। हो सकता है हमें लग रहा हो कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ज्यादा मुनाफा हो। However, no specific plans have been drawn out for sale of passenger division or its assets। डिसाइड तो हमने कर लिया कि हम पैसेंजर कार की मैन्युफैक्चरिंग से हट करके धीरे धीरे कमर्शियल व्हीकल में ही जाएंगे, लेकिन अभी तक हमने कोई पर्टिकुलर प्लानिंग नहीं करी है पैसेंजर कार के डिवीजन को बेचने की। एज पर द प्लान 20% रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर कार इज कंसिडर्ड। हालांकि हमने अब ये डिसाइड कर लिया है कि पैसेंजर कार का जो प्रोडक्शन है हम 20% से कम करेंगे। Company also plans to commence another factory for manufacturing commercial vehicle and transfer of employees in a phased manner। तो कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम एक नई फैक्ट्री बनाएंगे जहां हम सिर्फ कमर्शियल व्हीकल का ही उत्पादन करेंगे और धीरे धीरे जो पैसेंजर कार में हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको धीरे धीरे फेस्ड मैनर का मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली वहां से हटा करके नई फैक्ट्री की तरफ ले जाएंगे। ग्रेजुअल फेजिंग मैं आप कई बार बता चुका हूं, ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट लाइन does not satisfy the criteria for being categorized as discontinued operation। इसको हम discontinued operation नहीं मान सकते क्योंकि ग्रेजुअली जब कोई एंटिटी अपने प्रोडक्ट लाइन से हट करके दूसरी लाइन में जाएगी तो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज discontinued operation। करेक्ट। XQM Limited is in the business of manufacturing cell phones। During the year ended 31st/3/21, it made 1 lakh units of GSM phones and 50,000 CDMA phones। करेक्ट। दो तरह के फोन ये मैन्युफैक्चर कर रही है। एक तो है GSM 1 lakh यूनिट्स और एक है CDMA फोन 50,000 यूनिट्स। In the current year, the company has gradually cut down the production of GSM phones and spare production capacity is being diverted toward the production of CDMA phones। ये वही चीज है जो अभी कुछ लम्हा पहले मैंने बताई। तो कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हम GDM GSM फोन की प्रोडक्शन लाइन से हट करके अब धीरे धीरे CDMA फोन लाइंस की तरफ जाएंगे। यानी कि CDMA फोन्स को ज्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे और GSM को हम कम प्रोड्यूस करेंगे, तो उसकी जो स्पेयर कैपेसिटी बच जाएगी उसका भी इस्तेमाल जो है हम प्रोडक्शन ऑफ CDMA फोन में करेंगे। तो ये भी ग्रेजुअल का केस है और ये भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं माना जा सकता। करेक्ट। ग्रेजुअल फेजिंग आउट और डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन प्रोडक्शन चैनल to other channel cannot be categorized as discontinued operation। ये अब आपको मालूम है। और एक थोड़ा सा एडवांस लेवल का पॉइंट है, हालांकि आपके लेवल पे जितना था वो हमने कर लिया, इस पॉइंट को भी लेकिन आपको आना चाहिए एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल लेवल स्टूडेंट। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट का क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि पहली बार आप कब रिपोर्टिंग करेंगे कि ये ऑपरेशन या ये सेगमेंट या ये कंपोनेंट डिसकंटिन्यूड है, वो कौन सी डेट होगी?
किस तारीख को आप ये लोगों को बताएंगे कि इस तारीख से ये ऑपरेशन, ये सेगमेंट डिसकंटिन्यूड हो गया है? इसको हम बोलते हैं इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। करेक्ट? इनिशियल का मतलब पहली बार। तो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट उस तारीख को हुआ है, ये माना जाएगा। उस तारीख को हुआ है, ये माना जाएगा। इनफैक्ट ये दो सिचुएशन है, इन दो सिचुएशन में से जो भी पहले होगी उस तारीख को हम ये मानेंगे कि ये ऑपरेशन आज से डिसकंटिन्यूड हो चुका है। करेक्ट? पहली सिचुएशन है एंटरिंग इनटू ए बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। बाइंडिंग का मतलब होता है कि मेरा आज किसी से एग्रीमेंट हो गया और उस एग्रीमेंट से मैं अब पीछे नहीं हट सकता। करेक्ट? तो अगर तो एंटिटी का एक बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हो गया है फॉर ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंशियली ऑल द एसेट्स रिलेटेड टू दैट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, अगर एंटिटी ने ये एग्रीमेंट किसी कर लिया है किसी पार्टी से कि हम इस ऑपरेशन के तमाम एसेट्स लायबिलिटी वगैरह अब आपको दे देंगे, और ये ऐसा एग्रीमेंट है जिससे पीछे नहीं हुआ जा सकता, जिस जिससे हम पीछे नहीं हट सकते, बैक ट्रैक नहीं कर सकते, तो ये है बाइंडिंग एग्रीमेंट। तो या तो वो तारीख जिस दिन सेल बाइंडिंग एग्रीमेंट हो गया है, नंबर वन, या फिर वो तारीख और जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने या गवर्निंग बॉडी ने ये अप्रूवल दे दी है। क्या दे दी है? दे अप्रूव्ड ए डिटेल्ड फॉर्मल प्लान फॉर डिसकंटिन्यूअंस and they have made the announcement of the formal plan for the discontinuance। या फिर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या गवर्निंग बॉडी जो भी है हमारी एंटिटी की, उसने एक अप्रूव कर दिया है एक प्लान कि हम इस ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करेंगे, और हमने उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी है। तो इन दो बातों में से जो भी बात पहले होगी उस तारीख को यह माना जाएगा कि उस तारीख से हमारा ये ऑपरेशन जो है डिसकंटिन्यूड है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। इज इट क्लियर टू यू? आइए केस स्टडी 6, ये फाइनल केस स्टडी है। तो जितनी भी केस स्टडीज थी मॉड्यूल में वो सारी हमने इसमें कवर कर दी। करेक्ट? केस स्टडी 6 में कहता है कोई कंपनी है, उसकी दो मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग। और स्टील मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया गया है कि इनफॉर्मल नेगोशिएशन फॉर डिस्पोजल विद पॉसिबल बायर। इनफॉर्मल, अभी फॉर्मल नहीं है, याद रखो, यहां मैंने लिखा है फॉर्मल प्लान फॉर डिसकंटिन्यूअस। करेक्ट? यहां मैंने लिखा है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब है कि अभी नॉर्मल बातचीत हमारी चल रही है इस डिवीजन को बेचने की या इस ऑपरेशन को बेचने की। फिर कहता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 21, नवंबर 21 के मंथ में board of director announced that they are considering disposal of steel division। अब नवंबर 2021 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन मैंने रेड लाइन से लिखा हुआ है लेकिन नो फॉर्मल प्लान और रेजोल्यूशन वाज पास्ड। इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मल प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन अभी भी फॉर्मल प्लानिंग नहीं हुई है। इसका मतलब इस तारीख को भी ये इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट नहीं हुआ है। फिर कहता है necessary formalities for disposal of steel division were fulfilled by January 22। लेकिन 22 जनवरी तक वो कहता है नेसेसरी फॉर्मेलिटीज ऑफ डिस्पोजल ऑफ स्टील डिवीजन पूरी हो गई जनवरी 20 को। कंपनी फॉलोज कैलेंडर ईयर। डज दिस इवेंट रिक्वायर डिस्क्लोजर? यस, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो जनवरी 22 की तारीख है ये आपकी इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट होगी। बाकी रिस्पॉन्स मैंने इस तरह से लिखा है कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, IDE initial disclosure event is considered as occurred when either the entity enters into a binding sale agreement, जैसे कि कुछ लम्हा पहले मैंने कहा, या फिर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर forms or makes or approves a formal plan and announce the same। तो इन दोनों में से जो पहले तारीख होगी वही इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट मानी जाती है। टिल नवंबर 2024 मैंने कहा उस दिन तक कोई फॉर्मल प्लानिंग नहीं हुई थी, तो हम कहेंगे इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट अभी अकर नहीं हुआ है। करेक्ट? Till November 2021, no formal announcement regarding the same has been made। So date, on this date, यानी कि November 21, IDE initial disclosure event shall not be disclosed। However, initial disclosure event shall be recognized and disclosed in the financial of
इन द फाइनेंशियल ऑफ, जस्ट वेट, क्योंकि इसने कैलेंडर ईयर लिखा है ना, तो इसको 22, एक मिनट जरा मैं यहाँ पर देखूँ, हाँ जनवरी 22। सो इट विल बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल ऑफ 2022। याद रखो कैलेंडर ईयर है, ये 21 है और ये 22 है। तो नवंबर 21 में तो फॉर्मल प्लानिंग जो हुई, फॉर्मल प्लानिंग नहीं हुई थी, इनफॉर्मल प्लानिंग हुई थी, इसलिए ये तारीख जो है इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट नहीं मानी जाएगी। तो इस साल की जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो इस साल कोई इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, जनवरी 22 तारीख को फॉर्मली ये अनाउंस हो गया कि हम इस डिवीजन को बेचेंगे। तो जब मैं इस साल की अकाउंटिंग करूंगा तो इस साल मुझे इस ऑपरेशन को डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की रूप में दिखाना होगा, और उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, उसके एसेट, उसकी लायबिलिटी के बारे में। ये आपके कोर्स में, बाकी मैंने इसमें कुछ चीजें लिखी हैं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, तो ये नॉर्मल चीजें हैं, ये आपके खुद ही पढ़ने लायक है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का मतलब है डिस्क्लोजर करना पड़ता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को। करेक्ट, हमें ये बताना पड़ता है कि ये बिजनेस है या जोग्राफिकल सेगमेंट है, किस तारीख को हुआ है, किस तरीके का नेचर है, ये हमें बताना पड़ता है। उस दिन कैरिंग अमाउंट उसके हमें डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, एसेट्स के, लायबिलिटीज के। फिर ये जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है इसके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कितने, ये हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। करेक्ट, डेट एंड पीरियड इन विच डिसकंटिन्यूआंस इज कंप्लीटेड, किस तारीख को और किस पीरियड में डिसकंटिन्यूआंस कंप्लीट हो गया, ये बताना पड़ता है। फिर अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज विच आर एट्रीब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये हमें बताने पड़ते हैं। और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के टैक्स से पहले के प्रॉफिट कितने हैं या ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के उसके प्रॉफिट्स कितने हैं, इस तरह की हमें कुछ इंफॉर्मेशंस देनी पड़ती हैं। ये डिस्क्लोजर से रिलेटेड चीज है। तो ये है स्टैंडर्ड आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। जितनी भी 5 या 6 स्टडीज आपके मॉड्यूल में थी वो हमने इसमें कवर करी है। तो नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे फिर किसी नए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के साथ। करेक्ट, तो कैसा आपको ये स्टैंडर्ड लगा, हमें आपके फीडबैक की हमेशा से निश्चित रूप से उम्मीद रहती है और इंतजार भी रहता है। ओके, इन शब्दों के साथ फिर अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। तो इट्स अ लवली गुड नाइट फ्रॉम हियर।